वेलकम स्टूडेंट। यूपीपीएससी आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम फ्री बैच लाया गया है। जितनी क्लासें कराई जाएंगी यूपीपीसीएस लेवल की कराई जाएंगी और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। आप वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास कवर करेंगे। हमें डीपली कवर करना है क्योंकि पेपर में डीपली प्रश्न बनेंगे और इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को हम डीपली कवर करेंगे। बस चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्राचीन इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। दोस्त, अगर कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में बताना, मैं सुधार करके पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और विभाजित किया गया है, ये आपको पॉइंट रखना है। एक है पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है साहित्य स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अब धार्मिक साहित्य क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। धार्मिक साहित्य में जैसे पहले आता है वेद। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी का स्रोत वेद ही है। आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो वेद ही है। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 4। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे। अभी हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और वेदांग। वेदांग क्या है? इनमें वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है, उन्हें हम वेदांग कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। देखिए, हम इसको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब सभी का टॉपिक आएगा तो सभी को हम कवर करेंगे। अभी हम धार्मिक साहित्य के बारे में कवर कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, तो वेदों को गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है आरण्यक। इसकी रचना ब्राह्मण ग्रंथ में एक है आरण्यक। इसकी रचना जंगलों में की गई है। आपसे पूछा जा सकता है आरण्यक की रचना कहाँ पे की गई थी, किस स्थान पे की गई थी, तो इसे जंगलों में किया गया था। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा क्या है, तो वह है आरण्यक, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और इनकी जो कुल संख्या होती है वह 108 होती है। दोस्तों, मैं डीपली आपको बता रहा हूँ। हर उपनिषद का एक एक पॉइंट सब फिर से बताया जाएगा। अभी आपको धार्मिक साहित्य के बारे में बताया जा रहा है। तो इसकी कुल संख्या 108 है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है कौन सा? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना, आपसे पूछा जाएगा कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ये भी आपको याद रखना है।
श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछा जाए तो श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो छंदोग्य उपनिषद में हुआ है। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो वह है छांदोग्य उपनिषद में। ये भी पॉइंट समझना है आपको। महाकाव्य तो रामायण एवं महाभारत, रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। वैसे तो बहुत महाकाव्य हैं, हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी हम एक एक धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए, रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। अब रामायण के बारे में हम बात करें तो इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना वाल्मीकि ने की है संस्कृत भाषा में। आगे हम महाभारत की बात करें तो आरंभ में इसका नाम जय संहिता था और इसकी रचनाकार महर्षि वेद व्यास ने किया है। ये भी आपको याद रखना है, इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसमें श्लोकों की संख्या, मूल संख्या कितनी है, 8800 थी। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसमें कुल कितने 18 पर्व भी हैं। कुल इसमें कितने 18 पर्व भी हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि महाभारत में मूल संख्या श्लोकों की कितनी थी, तो 8800 थी और वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो 1,00,000 है। और कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। किसमें, महाभारत में। आगे हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता, ये भीष्म पर्व से संबंधित है। आपसे पहला प्रश्न बन सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व से संबंधित है, तो भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और ये कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। और ये किससे संबंधित है, ये भीष्म पर्व से संबंधित है। और महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 950 ईस्वी में, क्योंकि महाभारत का इसमें जितनी भी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत गीता में आपको मिलेंगी। और यह युद्ध जो चला है वो 18 दिनों तक चला और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे एक प्रश्न और बनता है, इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली है। आपसे पूछा जा सकता है कि 5वां वेद किसे कहा जाता है, तो श्रीमद् भागवत गीता को 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराण, अब देखिए पुराण इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। देखिए 5वां वेद अलग हुआ और यहाँ है पंचम वेद। पुराण को क्या कहा जाता है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है। और लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। दो लोग, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है। इनकी संख्या कुल कितनी है पुराणों की, तो इनकी संख्या है 18। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुराण कितने हैं, 18, और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो वह है मत्स्य पुराण। और यह आपसे पूछा सकता है कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो यह सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण में किसका विवरण है, तो जितने प्राचीन शासक हैं उनके वंशावली का विवरण है। और आपसे यहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा है, आप देखेंगे कि विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण
विष्णु पुराण से मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश संबंधित हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से है, तो मौर्य वंश से, और वायु पुराण किससे है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। अब हम देखेंगे आगे बौद्ध साहित्य। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य कितने भागों में है, तो बौद्ध साहित्य 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत, 4 भागों में विभाजित है। अब हम पहले जातक देखेंगे। यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है और यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है कि जातक कितने कथाओं का संग्रह है, तो 550 कथाओं का संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है। आपसे ये भी प्रश्न बनेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानियां किसमें वर्णित है, तो जातक में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटकों की भाषा प्राकृत है। आपसे पूछा जाएगा तो त्रिपिटकों की भाषा क्या है, प्राकृत है। ये 3 है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। देखिए, इस सब को जब हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म, वहाँ पे हम एक एक डीपली कवर करेंगे। अभी मैंने इतिहास प्रारंभ किया है, तो वो कितने धार्मिक साहित्य में है, ये पॉइंट हम अभी देख रहे हैं। आगे है पाली ग्रंथ। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है, आपसे पूछा जाए तो पाली भाषा में है और वो पाली ग्रंथ है। मिलिंद प्रहु, मिलिंद प्रहु। अब देखिए, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, मिनांडर को कहीं कहीं मिलिंद भी कहा गया है, मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वार्तालाप का वर्णन है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वह है मिलिंद पन्हो ग्रंथ में। महावंश, इसमें मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची है। एक वंश कौन सा है? महावंश। आपसे पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो ये इसमें जितने मगध के राजा थे उसमें क्रमबद्धों की उनकी सूची है। चूल वंश एक। अब चूल वंश क्या है? देखिए, इससे से कैडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है चूल वंश किससे संबंधित है, तो इसमें जो कैडी चोल राजा थे साम्राज्य, तो कैडी चोल का जो साम्राज्य था वहाँ के विघटन की जानकारी आपको चूल वंश से मिलती है। एक है संस्कृत ग्रंथ। अब देखिए, संस्कृत ग्रंथ भी बौद्ध धर्म में है। आप ये मत समझिएगा कि केवल पाली भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में भी बौद्ध के कई ग्रंथ लिखे गए हैं। तो संस्कृत ग्रंथ में एक है ललित विस्तार। ये संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वह है ललित विस्तार। ये एक है दिव्यावदान, दिव्यावदान। इससे शुंग वंश एवं मौर्य वंश के शासकों के विषय में वर्णन है। दिव्यावदान जो है ये भी संस्कृत में है, लेकिन इसमें शुंग वंश और मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शुंग वंश और मौर्य शासकों के विषय में जो वर्णन है संस्कृत भाषा में, वह कौन सा ग्रंथ है, तो वह है दिव्यावदान ग्रंथ। आगे जैन साहित्य, ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है। जैन साहित्य जो है ये प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों में है। और जैन साहित्य, इन्हें को हम आगम भी कहते हैं, इन्हें आगम भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैन साहित्य में जैसे पहले है भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। महावीर स्वामी के जीवन का जो विवरण है वो भगवती सूत्र में है और इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। आपसे पूछा जा सकता है 16 महाजनपदों का विवरण किस में है, विस्तार कहाँ है, तो वह है भगवती सूत्र में। ये पॉइंट याद रखना है। एक है आचरग सूत्र। आचराग सूत्र ये कौन सा है? इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। आचराग सूत्र में क्या है कि जैन भिक्षुओं के विधि
निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और हैं जिसके लेखक कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए चारवाक को हम भौतिकवादी भी कहीं कहीं कहा गया, इसके रचनाकार हैं चारवाक। सांख्य, इसके रचनाकार हैं कौन, कपिल। योग, इसके हैं पतंजलि। न्याय, न्याय के हैं गौतम। और वैशेषिक, इसके क्या हैं कणाद। और कहीं कहीं उलूक, या कणाद या उलूक दोनों भी दिया जा सकता है। पूर्व मीमांसा, इसके हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, इसके हैं बादरायण और या ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आगे अभी तक हम धार्मिक साहित्य के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे धर्मेतर साहित्य क्या है। धर्मेतर साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में क्या क्या आता है, इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। संगम साहित्य में चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल कितनी पंक्तियां हैं, 30,000 पंक्तियां हैं संगम साहित्य में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कविताएं दो मुख्य समूह में बटी हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे, एक है पटनेडिकल कड़कू तथा पतुपातु, ये दो है। ठीक है, पहला जो है, पहला समूह ये पुराना है और ये दूसरा जो है ये नया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछली बार पीसीएस में प्रश्न इस टाइप के बने थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी उठाया है। और क्या आता है यहाँ पे मनुस्मृति, ये धर्मेतर साहित्य में भी ये आता है। यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। इसमें विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विवाह के 8 प्रकार का जो उल्लेख है वह किसमें है, तो आपको पता होना चाहिए मनुस्मृति में। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अनुलोम विवाह का भी इसी में उल्लेख आपको मिलेगा और प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख आपको मनुस्मृति में मिलेगा। अब हम जान लेंगे अनुलोम विवाह कहते किसे हैं पहले। तो अनुलोम विवाह जो है उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की स्त्री हो। और प्रतिलोम विवाह इसका अपोजिट होता है, उच्च वर्ग की कन्या हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो और उसे शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अब एक है नारद स्मृति, इसमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के विषय में जानकारी नारद स्मृति से मिलती है। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र को आचार्य चाणक्य, इन्हें क्या कहा गया, विष्णुगुप्त भी कहा गया है। विष्णुगुप्त और या कौटिल्य, इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा गया है, द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र किसने रचना किया है, तो विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने। इसको किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। और आपसे पूछा भी जा सकता है भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वह है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, तो इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। ये यह जो लिखा गया है यह एक नाटक है और यह एक नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के द्वारा नंद वंश का पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। क्योंकि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु चाणक्य के सहायता से ही नंद वंश के जो राजा थे घनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश का समापन हो गया और वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन हुआ। इस पूरी कहानी का आपका विस्तार आपको मुद्रा राक्षस में मिलती है, जिसके रचनाकार विशाख दत्त हैं। ठीक, आगे है
मालविकाग्नि मित्रम, ये किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो ये कालिदास द्वारा रचित है और इस ग्रंथ में पुष्पमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं संघर्ष का वर्णन है। किसमें? मालविकाग्नि मित्र में। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। आगे है हर्षचरित। अब हर्षचरित सम्राट हर्ष के राज कवि। अब देखिए हर्षचरित उस समय राजा थे हर्षवर्धन और उनका राज कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा यह रचना इसकी की गई है और इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन एवं तत्कालिक भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के जीवन के बारे में जानकारी हर्षचरित के द्वारा मिलती है और इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कल्हड़ द्वारा रचित है। इस पुस्तक का संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। किसके इतिहास से? कश्मीर के इतिहास से है। और आपसे एक प्रश्न और बन सकता है, भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध प्रमाणिक, यहाँ युद्ध मैंने लिखना छोड़ दिया, शायद गलती हो गई, युद्ध प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपसे पूछा जा सकता है भारतीय इतिहास का पहला युद्ध प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है राजतरंगिणी। ठीक है। इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। आगे है मृच्छकटिकम। तो यह शूद्रक के द्वारा इसकी रचना हुई है और इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे है विक्रमांक देवचरित। अभी विक्रमांक देवचरित एक कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा रचित इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। तो विक्रमादित्य पंचम के विषय में और चालुक्य राजवंश के विषय में अगर जानकारी मिलती है किसी में तो वो विक्रमांक देवचरित में। और ये किसके द्वारा इसकी रचना हुई है? तो बिल्हड़ के द्वारा हुई है। आगे है कीर्ति कौमुदी। ये सोमेश्वर द्वारा रचित इस महाकाव्य में चालुक्य वंश इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी कीर्ति कौमुदी में मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया है? सोमेश्वर के द्वारा। आगे है अवंत सुंदरी कथा। ये महाकाव्य दंडी द्वारा रचित है। ये दंडी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी अवंत सुंदरी कथा से मिलती है। कुछ प्रमुख रचना और है, जैसे यहाँ पे है वहत्स संहिता। ये 12 मिहिर के द्वारा इसकी रचना हुई है गुप्त काल में। और एक है महाविभाषा शास्त्र। इसकी रचना वसुमित्र ने की है कनिष्क के काल में। अगला है सूर्य सिद्धांत। ये किसके किया? आर्यभट्ट ने। कब? गुप्त काल में। ठीक है। अष्टाध्यायी कब? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पणिनि ने। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी को किस शताब्दी में लिखा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा 6ठी शताब्दी में। रामायण किसने किया? वाल्मीकि ने। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। महाभारत इसके रचनाकार वेद व्यास ने। कब? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे है अर्थशास्त्र। किसने किया? चाणक्य ने। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे है इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। इसको कब लिखा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा ने। कब? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। और ये कब लिखा गया? 2री शताब्दी के ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे है सतसारिका सूत्र। ये किसने लिखा? नागार्जुन ने। कब? कनिष्क के काल में। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष। किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। सौंदरानंद किसने लिखा? अश्वघोष ने। किसके काल में? कनिष्क के काल में। आगे है स्वप्रवास दत्ता। तो किसने लिखी है? भास ने। कब? गुप्त काल में। आगे है कामसूत्र। तो किसने लिखा? वात्स्ययन ने। और कब? गुप्त काल में 300 ईसा पूर्व में। कुमार संभव किसने लिखा? कालिदास ने। कब? गुप्त काल में।
और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। कब? गुप्त काल में। यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है कि कालिदास की सभी रचनाएं जितनी हैं वो गुप्त काल में लिखी गई हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई भी रचना आपसे पूछ लिया जाए कालिदास की तो आप कह सकते हैं कि वो गुप्त काल में लिखी गई है। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। कब? गुप्त काल में। आगे है महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा? वसुमित्र ने, कनिष्क के काल में। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। कब? गुप्त काल में। और कथा सरित सागर किसने लिखा? सोमदेव ने। कब? गुप्त काल में। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में अभी तक बने थे और आगे बनने की संभावनाएं हैं। अब हम देखेंगे आगे विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य को। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। किस नामक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किनके संबंध के बीच का वर्णन है? तो भारत तथा ईरान के आपसी संबंधों का वर्णन है। भारत तथा ईरान के बीच के आपसी संबंधों का वर्णन इतिहास में है। किसमें? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। किसने लिखा? हेरोडोटस ने। आगे है मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई है और इस पुस्तक में क्या किया गया? मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। आगे है डायमेकस। डायमेकस या सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ठीक है, अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के आदि का वर्णन है। आदि का वर्णन है। ठीक है, यहाँ आप समझ गए। आगे है हेनसांग। तो ये हेनसांग कहाँ आया था? पहले आपको पता है। हेनसांग को इससे यात्रियों का सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बना था इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। हेनसांग को यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत सीयू की से तत्कालीन भारत के संबंध की जानकारी मिलती है। वृत्तांत सीयू किसके द्वारा लिखी गई थी? हेनसांग के द्वारा। इसमें भारत के संबंध की जानकारी मिलती है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद और यहाँ पे पढ़ाया भी है, अध्यापन का कार्य भी किया। आगे है फाहियान। फाहियान ये प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने चीन ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज नामक पुस्तक लिखा। ये भी आपको याद रखना है। इत्सिंग यह भी एक चीनी यात्री है। इसने 670 ईसा पूर्व के आसपास भारत के बिहार प्रदेश में भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। और इत्सिंग कहाँ से था? चीन से आया था। इसने रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट और रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। एक पॉइंट और है टालमी। तो टालमी कहाँ से आया था? यूनान से। इसने क्या लिखा? जियोग्राफी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब तक हम पढ़ रहे थे धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य और उसका दूसरा पार्ट अब आ गया है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं पहले हम जानेंगे। खुदाई के दौरान प्राप्त वह पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं।
यहाँ पे मैंने कर भी दिया अभिलेख, सिक्का, मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, चित्रकला, ये सभी पुरातात्विक श्रेणी में आते हैं। और यहाँ आपको याद रखना है कि जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो हम पहले मुद्राएं अथवा सिक्के के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व जो था वो मुद्राओं से ही प्रमाणित होता था। प्राचीनतम सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और जिसे आहत सिक्का भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे पंचमार्क भी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिसे आहत सिक्का भी कहा जाता है या पंचमार्क भी कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से निर्मित है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी का है और इसे आहत सिक्का और पंचमार्क भी कहा जाता है और ये चांदी धातु से निर्मित है। आगे भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद एवं शासक के द्वारा जारी किया गया। हिंद एवं शासक के द्वारा जारी किया गया। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया। और शुद्धतम सोने के सिक्के अगर बात किया जाए तो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जारी किया गया। सातवाहन शासकों ने सीसा तथा पोटीन के सिक्के जारी किए, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल में जारी हुए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे अभिलेख। अभिलेख तो अभिलेख जो है प्रायः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियां, मंदिरों के दीवारों इत्यादि पे खुदे मिलते हैं। जहाँ पे खुदे मिलते हैं स्तंभ, ताम्रपात्र, मुद्रा, मूर्तियां या मंदिरों में, उसे हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और अभिलेखों का अध्ययन ही पुरालेख शास्त्र कहलाता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख अगर पूछा जाए तो हड़प्पा काल का माना जाता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पुराना है और उसे पढ़ा गया है पठनीय अभिलेख, तो सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था और इसे पढ़ने में सफलता मिली थी। सर्वाधिक अभिलेख कहाँ हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। ठीक है, मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। अब कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले है जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। यह शक शासक रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। अगला है यन अभिलेख। इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। आपसे ये भी प्रश्न बना था या पिछली बार बना भी पेपर में था कि सती प्रथा की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? तो यन अभिलेख में। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था? भानुगुप्त के द्वारा। आगे है ये होल अभिलेख। ये होल अभिलेख या बदामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम ईसवी वार घटनाओं का वह विवरण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है इलाहाबाद अभिलेख, और इसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहीं कहीं कहा गया है। यह मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये सम्राट अशोक का है, लेकिन इसके सम्राट अशोक के बाद इस पर हर्षेण द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को भी खुदवाया गया।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया और फिर आगे चलकर क्या हुआ कि मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, जहांगीर और हर्षेर द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां किस अभिलेख में है? तो इलाहाबाद अभिलेख में। आगे है मास्की एवं गुर्जर अभिलेख। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख, तो यह दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक को प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का किस अभिलेख में उल्लेख है? तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। किसके हैं? वो सम्राट अशोक के हैं। ठीक है। एक है भूबी एवं रूमनदेई अभिलेख। अधिकतर भूबी कहीं नहीं कहा गया, तो ये याद रखना, रूमनदेई अभिलेख और भूबी एवं रूमनदेई अभिलेख ये दोनों अशोक के हैं। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता रूमनदेई अभिलेख से पता चलता है। आगे है रूपनाथ अभिलेख। ये भी अभिलेख अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। रूपनाथ से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है और इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का भी वर्णन है। अगला है बोगाज कोई। ये कहीं कहीं एशिया माइनर भी से दिया गया है। बोगाज कोई अभिलेख, ये 1400 ईसा पूर्व में इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। 4 देवताओं का उल्लेख बोगाज कोई में है। इसमें कुछ और जो हैं वहाँ मैंने लिख दिया है अभिलेख, इसे भी आपको याद रखना है। महास्थान अभिलेख किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के। उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के। और भितरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के। यरण अभिलेख भानुगुप्त के। और ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज के। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के। और नासिक गौतमी बलश्री के। और देवपाड़ा विजय सेन के। योहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे उदयगिर अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, किस किस राजा ने कौन कौन सा अभिलेख खुदवाया। आज प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत को कवर किया गया है और अब नेक्स्ट वीडियो जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह सभी क्लासें स्टेप वाइज कराई जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, मात्र आप इसमें 200 लाइक करवा दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।